यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों को लिखिए। यहाँ पर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों को आपको लिखना है और उसको हम आपको प्रयोगों के बारे में भी बताएंगे, घटकों के प्रयोगों के बारे में बताएंगे कि आखिर में जो प्रयोग करेंगे उससे साबित ये होगा कि जो उसके प्रमुख घटक है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है या नहीं है, आप डिसाइड करिएगा प्रयोग को जानकर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आखिर होता क्या है। तो हम आप लोग को बता दें कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। समझ गए? जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। समझ गए? इसके समीकरण के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या समीकरण होता है इसका? क्या समीकरण होता है? 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल अभी मिलकर आपस में क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यह है क्या? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। इस प्रक्रिया से केवल ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं होता है, वरना सूर्य का प्रकाश जो है वह विकिरण ऊर्जा को स्थिरीकरण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब जल निकलता है। ये समीकरण के अनुसार समझ गए। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रमुख घटक में आ जाएगा, पहला में आ जाएगा क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। और दूसरा हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और तीसरा हो जाएगा आपका जल H2O, और चौथा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश हो गया। इन चार चीजों के कारण ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि क्लोरोफिल पत्तियों में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन ग्रहण करता है, जल के कारण पेड़ पौधे मर जाते हैं और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो मुरझा जाएंगे। इस तरह से समझना है आपको यहाँ पर कि आखिर में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्यों आवश्यक है। सबके मन में सवाल उठेगा, तो हम लोग इसको प्रयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? क्लोरोफिल। आखिर में क्लोरोफिल प्रकाश प्रक्रिया के लिए क्यों आवश्यक है, इसके प्रयोग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लोरोफिल क्या बोला। क्लोरोफिल प्रकाश प्रक्रिया में क्लोरोफिल केवल हरे पत्तियों में होता है, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे कि हरे, नीले, पीले रंग के भी कुछ क्या होते हैं? पत्तियां होते हैं, फूल होते हैं। तो क्या उनमें प्रकाश प्रक्रिया संभव नहीं होता है? होता है। यहाँ पर यह बात है कि उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी होना चाहिए, समझ गए? होना चाहिए। आइए हम लोग इसको प्रयोग में जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक क्रोटन या कोलियस के दो पत्ते लेना है। क्या पत्ता लेना है? क्रोटन या कोलियस के दो पत्ते ले लेना है। एक हरी चींटीदार वाली पत्तियां और दूसरा सफेद चींटीदार वाली पत्तियां ले लेना है और लेकर बीकर मतलब होता है एक बर्तन के पानी में आपको डाल देना है और उसे उबालना है। और उबालने के बाद गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल देना है। डाल दी। अब उस अल्कोहल को क्या वाटर पॉट पर क्या करता है? उबालना चाहिए। तो आप देखेंगे कि स्पिरिट का रंग क्या होते जा रहा है? हरा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? हरा होते जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, हमको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पत्ती हम कच्ची किए उबाल लें, अल्कोहल में डालकर उबाल लें वाटर पॉट पर, उस पत्ती में से क्लोरोफिल धीरे धीरे निकासित हो रहा है, यानी कि निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? क्लोरोफिल निकाल रहा है पत्ती में से, और धीरे धीरे निकाल कर वो अल्कोहल में कुछ हो रहा है? घुल रहा है। और जब पत्ती रंगीन हो जाता है तो उसे ठंडा होने के लिए क्या करना है? छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। छोड़ दिए। अब उस पत्ती को निकाल कर अच्छी तरह से धो लेना है। क्या करना है? धो लेना है।
अब धो लिए तो एक पीरियडिस बर्तन आता है, उसमें पत्ती को रख देना है। क्या करना, रख देना है और रख कर उसमें आयोडीन के कुछ बूंद डालना है। कुछ बूंद डालना है, आयोडीन के कुछ बूंद। क्या डालना है उसमें, आयोडीन कुछ बूंद डालना है। अब जैसे ही अब आयोडीन कुछ बूंद डालिएगा तो जो हरी चीटीदार वाली पत्तियां हैं उसका रंग नीला हो जाएगा और उसके पत्तियों में स्टार्च बन जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पत्तियों में क्या था, क्लोरोफिल मौजूद था, जबकि सफ़ेद पत्तियां में, सफ़ेद चीटीदार वाली पत्तियां में ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सफ़ेद चीटीदार वाली पत्तियां में क्लोरोफिल मौजूद ही नहीं था और उसके पत्तियों में भी स्टार्च नहीं बनेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। आप प्रयोग तो समझ गए। अब अगला प्रयोग में हम लोग जानेंगे क्या आखिर में है, क्या दूसरा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, अब हम लोग जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, परचाई के बारे में जान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जैसे वायुमंडल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03% है। कितनी है, 0.03%। इसका मतलब होता है कि 10,000 भाग में से 3 भाग किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। जो ईंधन, कोयले, लकड़ी और अन्य पदार्थ को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। किसको, पेड़ पौधों को मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है वायुमंडल में। समझिए। अब इसको हम लोग प्रयोग करते हैं कि आपको क्या लेना है, एक लंबी पौधे वाले पत्ती को ले लेना है। लंबे पौधे वाले पत्ती को ले लेना है, मतलब कहने का मतलब है जो जिसका पत्ती लंबा हो, जो गमला में लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ, गमला में लगा हुआ हो। और उस गमले वाले पौधे को क्या करना है, आपको 2 दिनों के लिए अंदर कमरे में रख देना है। और जब 2 दिनों के बाद आप देखेंगे कि कमरे में जो हम पौधा रखे हैं उसमें ना तो प्रकाश प्रक्रिया संभव हुआ है और न ही उसके पत्तियों में स्टार्च का निर्माण हुआ है। आइए हम लोग प्रयोग करके जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौड़े मुंह वाले बोतल को लेना है। क्या करना है, एक चौड़े मुंह वाले बोतल को ले लेना है। ले लिए आप, ले लिए। अब उसमें क्या करना है आपको कि कास्टिक पोटाश को डालना है। क्या डालना है आपको उसमें, कास्टिक पोटाश, KOH, उसमें कास्टिक पोटाश के घोल को डालना है। अब डाल दिए। अब उसके जो ठेपी है, यानी कि कॉर्क है, उसको बीचों बीच इस तरह से काटना है ताकि जो पौधे का पत्ती है उसको आसानी से उस बोतल में डाला जा सके। और पत्ती को इस तरह से डालना है ताकि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर हो। अब इसे क्या करना है, आपको सूर्य के प्रकाश में रख देना है कुछ घंटों के लिए। करीबन आपको 4 घंटों के बाद उस पत्ती को देखना है। देखने के साथ साथ उस पत्ती को तोड़ लेना है। अब तोड़कर उस पत्ती को अल्कोहल में डुबा देना है। क्या करना है, डुबा देना है। डुबा कर उबाल देना है। उबाल दिए। अब उसको अच्छी तरह से धो देना है। धो दिए। धोने के बाद उस पत्ती को क्या करना है, उस पत्ती को आयोडीन में डुबा देना है। क्या करना है, आयोडीन में डुबा देना है। अब जैसे ही आप पत्ती को आयोडीन में डुबाइएगा तो जो पत्ती का कुछ है रंग है वह कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो पत्ती तो बाहर था तो हरे के हरे रह गया और हरे के हरे रह गया तो उसमें आयोडीन कुछ बूंद डाले और डाले तो जो पत्ती बोतल के बाहर था वो आधा भाग वो क्या हो जाएगा, पत्ती का नीला गाढ़े रंग का हो जाएगा। और जो बोतल के अंदर था, जो पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर था उसका रंग नीला नहीं होगा और नहीं उसके पत्तियों में स्टार्च बनेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब बोलिएगा सर जो पत्ती हम डाले बोतल के अंदर डालेंगे तो आखिर तो पत्ती तो एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे है। तो अंतर ऐसे हुआ कि जब हम पत्ती को बोतल के अंदर डाले और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर आया तो आधा भाग तो प्रकाश से प्रक्रिया के संभव में था। क्या चीज डाले थे, कास्टिक पोटाश को हम डाले थे। कास्टिक पोटाश को डाले थे, कोची बोतल के अंदर डाले थे, घोल डाले थे ना। हाँ डाले। अब डाले तो जो पत्ती में जो पत्ती का आधा भाग तो कोची था बोतल के अंदर था और आधा भाग पत्ती था बोतल के अंदर। तो उस पत्ती में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड को अब सोख लिया कौन, खींच लिया अपना तरफ, कौन, कास्टिक पोटाश खींच लिया अपना तरफ। तो उसमें कुछ नहीं बचा। नहीं बचा तो क्या हो गया, उसके पत्तियों में स्टार्च नहीं बनना। आयोडीन का जांच करे, स्टार्च का जांच करे तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रकाश प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। समझ गए। अब हम लोग तीसरा प्रयोग के बारे में जानें। तीसरा में क्या है, जल। क्या है, जल। क्या है, जल। आखिर हम लोग जल के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, इसको प्रयोग करना कठिन है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जल को प्रयोग करना कठिन है। ऐसा इसलिए कि जब सूर्य के देखो मान ले के जल है, ठीक। अब हम किसी पौधे को रोप दिए तो उसमें हम जल नहीं डालेंगे तो क्या वो जीवित रह पाएगा, नहीं जीवित रह पाएगा, मर जाएगा। अन्यथा ये अन्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो जल के कारण पौधे मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर जाते। इसलिए इसको प्रयोग करना कठिन है। आप देखेंगे किसान जब खेती करते हैं तो निरंतर
पौधे को सिंचाई करते रहते हैं। ऐसा इसलिए कि फसलें कुछ हो, पौधे फसलें क्या हो, मुरझाए नहीं, मरे नहीं, इसलिए निरंतर कुछ करते हैं, पानी डालते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। पौधे जो होते हैं वो भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। किस चीज से प्राप्त करते हैं? जल से प्राप्त करते हैं। और जो पौधे होते हैं वो जमीन, जो भूमि के अंदर जो जल रहता है उसके साथ साथ, जल के साथ साथ खनिज लवणों को भी अवशोषण कर लेते हैं, अपने ओर खींच लेते हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि खनिजों को कुछ करता है, अपने ओर खींच लेता है। और यह पेड़ पौधे के कुछ पत्तियों के साथ साथ उसके विभिन्न भागों में भी पहुंचाता है, जिससे प्रकाश से प्रक्रिया संभव होता है। ये होता है जल। जल के बारे में तो हम लोग जान गए। अब हम समझेंगे सूर्य का प्रकाश। मेन आता है सूर्य का प्रकाश बाबू। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में ही कर पाएंगे, अंधेरे में नहीं। क्योंकि जो पेड़ रात को समय क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश प्रक्रिया है वो दिन में संभव होगा, रात में संभव नहीं होगा। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है। कौन? पेड़ पौधे करता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो पेड़ पौधे क्या करेगा? वो अवशोषित करेगा ना, मतलब अपनी ओर खींचेगा, भोजन ग्रहण करेगा। रात के समय क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे की पत्तियों पर पड़ता है। कुछ पत्तियों पर, जो पेड़ पौधे की पत्तियां होता है उस पर पड़ता है, तो पत्ती के अंदर क्या होता है? जल होता है। ठीक होता है, क्या होता है? जल होता है। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश पत्ती पर पड़ता है, वो सूर्य का प्रकाश जल को, जो पत्ती में मौजूद रहता है जल, उसको दो भागों में बांट देता है। एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। क्या? पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो रहता है ना बाबुआ, जो ऑक्सीजन रहता है वो स्टोमाटा द्वारा बाहर निकल कर वायुमंडल में मिल जाता है और हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं कि इसको, ऑक्सीजन को। और जो हाइड्रोजन रहता है ना बबुआ, हाइड्रोजन, वो मिलकर किससे? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कौन? हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। यहाँ पर समीकरण तो आप समझे है ना, 6CO2 प्लस H2O। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, इस सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, और यहाँ देखो ग्लूकोज का निर्माण किया। यह ऑक्सीजन है, यह जल है, जल और ऑक्सीजन दोनों है ना। इस तरह से दो भागों में बढ़ जाता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है सूर्य का प्रकाश। इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझ गए कि आखिर में प्रकाश प्रक्रिया के लिए इन चार चीजों के होना आवश्यक है। और सूर्य के प्रकाश को हम बताएं तो सूर्य का प्रकाश तब संभव है जब जल होना चाहिए। अगर जल नहीं है तो सूर्य का प्रकाश कोई काम का नहीं है। जल पत्तियों में रहता है तभी सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है, तो उसको दो भागों में बांटता है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और ये बांटता है तो ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ये सूर्य का प्रकाश है। आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, प्रयोग भी समझ गए होंगे कि प्रकाश से प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसके प्रमुख घटकों के बारे में भी जान गए होंगे, समझ गए ठीक से। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।